केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो रासायनिक गुणधर्म है, वो कौन कौन से हैं। तो पहले हमने कहा कि इसको कैसे बनाया जा सकता है। तो पहले हमने किया था, किससे बनाया था, कि जो हमारे पास एल्केन है, हेलो एल्केन से बनाते हैं हम इसको, है ना, फ्रॉम हेलो एल्केन्स, हेलो एल्केन से, हेलो एल्केन, ठीक है ना। जो हेलो एल्केन से कैसे बनाया जा सकता है इनको, है ना। तो किसको हमें बनाना है, ईथर को, हेलो एल्केन्स। तो हेलो एल्केन से हम ईथर को कैसे कैसे बना सकते हैं। तो कौन सा मेथड है बेटा जिसके द्वारा हम हेलो एल्केन से ईथर बना सकते हैं, कोई मेथड है ऐसा, कोई एक मेथड है जिससे हम क्या कर सकते हैं, हेलो एल्केन से हमें ईथर बनाना हो, कौन सा मेथड होता है। जिसमें हम हेलो एल्केन से ईथर बनाते हो, कोई मेथड है बेटा, कल बताया तो था, वह है बाय विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन संश्लेषण के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, ईथर को बना सकते हैं। तो पहला क्या है, यदि हम इसका पहला मेथड देखेंगे तो बाय विलियमसन सिंथेसिस, इसमें अंग्रेजी और हिंदी का कोई ज्यादा नहीं बेटा, है ना। विलियमसन हिंदी में भी लिखोगे तो विलियमसन ही लिखोगे, और अंग्रेजी में भी लिख सकते तो विलियमसन ही लिखोगे, है ना। तो विलियमसन जो संश्लेषण है, सिंथेसिस को बोलते हैं हम, संश्लेषण, सिंथेसिस। तो विलियमसन सिंथेसिस क्या होता है बेटा, विलियमसन सिंथेसिस, दो चीजें याद रखनी है आपको यहाँ। एक होगा एल्किल हैलाइड, हिंदी में हम क्या बोलते हैं इसको, एल्किल हैलाइड। और दूसरा होता है इसके साथ, जब हम एल्किल हैलाइड की एल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, किसके साथ, एल्कोक्साइड, एल्कोक्साइड, एल्किल हैलाइड की जब हम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें ईथर बनता है ना। और किस प्रकार से होगा, माना एल्किल हैलाइड हमारे पास, देख लीजिए कौन सा हो सकता है, आर एक्स, हम इसको लिख सकते हैं आर एक्स, ये हमारे पास एल्किल हैलाइड। और एल्कोक्साइड क्या हो सकता है, इसमें हम क्या करते हैं, आर ओ एन ए ले लेते हैं। यहां पर आर का मतलब आप समझ रहे हैं एल्किल ग्रुप होगा, है ना, और एक्स का मतलब हाइड्रोजन ग्रुप होगा, ठीक है। और इन दोनों की अभिक्रिया करवाने पर क्या प्राप्त होता है, हमें ईथर प्राप्त हो जाएगा। और वो क्या होगा, आर ओ आर, ये है ईथर। और प्लस इसमें क्या हो जाएगा, NaX आ जाएगा। इस प्रकार से बन सकता है, इसकी रिएक्शन लिख सकते हैं। जैसे माना हमें पहला ईथर बनाना हो, तो पहला ईथर कैसे होगा, यहाँ पर एल्किल हैलाइड कौन सा लेंगे, जैसे माना हमने यहाँ पे लिया CH3Br, मान लीजिए हमने CH3Br लिया बेटा, इसका नाम क्या है अनुराग, CH3Br का नाम क्या है, सॉरी, CH3Br का नाम क्या है, महेश, सागर बेटा तुम बताओ। ब्रोमोमेथेन। हाँ ब्रोमोमेथिन, ये IUPAC ने बताया इसने, ब्रोमोमेथिन, गुड। सागर तुम बताओ बेटा, साधारण नाम क्या होगा इसका, ये IUPAC नेम तो ब्रोमोमेथिन, ठीक है। वैसे इसका नाम है, जो साधारण नाम है वो है मेथिल ब्रोमाइड, क्या है, मेथिल ब्रोमाइड। और जो अभी इसने बताया मैं इसने, वो था ब्रोमोमेथिन। और इस पर जब हम क्या करवाएंगे, एल्कोक्साइड क्या लेंगे, यदि माना हमने लिया CH3ONA, इसका नाम क्या होगा बेटा, क्या होगा उज्जवल, CH3ONA का नाम क्या होना चाहिए, आरुषि बताओ बेटा।
सोडियम मेथॉक्साइड। बिल्कुल, इसका नाम होगा सोडियम मेथॉक्साइड। इसका नाम क्या होगा? सोडियम मेथॉक्साइड। इसका नाम कहेंगे बेटा सोडियम मेथॉक्साइड। नोट भी करते रहना। देखो ये सोडियम मेथॉक्साइड क्या हुआ? CH3ONA। और जब हम इन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं तो यहां पर बन जाएगा हमारे पास, देखो यहाँ ये Na और Br तो निकल जाएगा अलग से। देखो NaBr अलग निकल गया, सोडियम ब्रोमाइड अलग निकल गया। अब क्या बचा? CH3O और CH3। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो ऊपर भी बना हुआ है CH3O CH3। और इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या होना चाहिए? क्या होगा बता, तो बताएगा? किसी को नहीं मालूम? सर मेथॉक्सीमेथेन। बिल्कुल, इसका नाम मेथॉक्सीमेथेन। ये तो आईपीसी नेम है। गुड बेटा। साधारण नाम क्या होगा? जनरल नेम। ये जरूरी है हमें जानना साधारण नेम भी। डाई मिथाइल ईथर। बिल्कुल गुड। क्या बोलेंगे उसको? डाईमिथाइल ईथर। तो ये डाईमिथाइल ईथर भी हम इसको कहते हैं बेटा। अब यदि हम दूसरे वाले में देखें, जैसे मान लीजिए आपने ये बना दिया, ठीक है ना। यदि हम इसकी जगह पर दूसरा ले, कौन सा वाला? इथाइल ले लें। क्या ले लें? इथाइल। यहां पर तो हमने मिथाइल लिया है ना। अब हम इसकी जगह CH3Br की जगह क्या लेते हैं? CH3CH2Br। इसका नाम क्या है? क्या बेटा सागर बताओ तो, CH3CH2Br का नाम क्या है? सागर नहीं क्लास, अनुराग तुम बताओ बेटा, CH3CH2Br का नाम क्या है? बताओ जल्दी। महेश तुम बताओ बेटा, CH3CH2Br साधारण नाम भी और आईपीएस नेम भी, दोनों बताओ। क्या होगा उज्जवल, तुम बताओ। CH3CH2Br। सर साधारण नाम एथिल ब्रोमाइड हाँ और आईपीसी ब्रोमेथेन। हाँ ब्रोमेथेन, ठीक है ना। और इस दूसरे वाले का? सोडियम एथोक्साइड। सोडियम मेथॉक्साइड, है ना। जब इसकी रिएक्शन, इन दोनों की रिएक्शन होगी तो ये क्या होगा? यहां पर एक तो NaBr बन जाएगा। क्या बनेगा? NaBr, यानी कि CH3 CH2O CH2 CH3 और प्लस क्या बन जाएगा? NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। इसका नाम क्या था ये वाला जो बना? क्या नाम है बेटा? उज्जवल बता दो। साधारण नाम? हाँ, एथोक्सिएथेन। और साधारण नाम? डाईइथाइल ईथर। डाइथाइल ईथर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं? गुड, ठीक है ना। ये यहाँ पर क्या बन सकता है बेटा? इस प्रकार से डाइथाइल ईथर बन जाएगा। इससे और भी बन सकता है। यदि विलियमसन सिंथेसिस पूछा जाए तो ये दोनों जगह काम आएगा। जब केमिकल प्रॉपर्टीज आएगा तब भी हम कर सकते हैं। जब हम क्या बनाना चाहेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि मेथिल ब्रोमाइड से हमें डाई मेथिल ब्रोमाइड से हमें बनाना है डाईमिथाइल ईथर बनाना है, तो तभी आप लोग इस कन्वर्जन को लिख सकते हो, ठीक है ना। एथिल ब्रोमाइड से डाईइथाइल ईथर बन सकता है। एक और भी है इसमें, देखो विलियमसन सिंथेसिस और आगे चलते हैं तो ये किसमें? एरोमेटिक कंपाउंड में हो सकता है। यहां पर हम बेंजीन लेंगे और इस बेंजीन पर, चलो मान लीजिए यहां पर क्या लेते हैं, चलो ये ले लेते हैं, एक मिनट है तो सिस्टम बिगड़ जाएगा इसका। यहां पर हम ले लेते हैं इसमें, ये लेते हैं CH3Br। मान लीजिए हमने क्या लिया? CH3Br। और इस पर रिएक्शन हमने करवाई, बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग पर क्या आएगा? ONA। देखो वो इसी से आएगा ना, ONA। अब यदि हम इसकी रिएक्शन करवाएं बेटा, तो देखो यहां से भी क्या होगा? यहां भी सेम होगा, NaBr निकलेगा और इसके ऊपर आ जाएगा, बेंजीन रिंग के ऊपर OCH3। क्या आएगा? OCH3। और प्लस इसमें क्या होगा? NaBr निकल जाएगा, सोडियम ब्रोमाइड। इसका नाम तो आप लोग जानते हैं, क्या नाम है महेश इसका? साधारण नाम बता रहा बेटा।
CH3Br का साधारण नाम क्या होगा? आईपीसी नेम तुम पहले बता चुके हो। अनुराग तुम बताओ बेटा, CH3Br का साधारण नाम क्या होगा? ब्रोमोमेथेन। साधारण नाम, ये तो आईपीसी नेम है। सही साधारण नाम क्या होगा इसका? बताओ बेटा, बताओ बेटा आरुषि। मेथिल ब्रोमाइड। इसका नाम मेथिल ब्रोमाइड होगा, है ना। और इसका नाम क्या होगा जो व्यंजन के ऊपर ONA लगा हुआ है? सोडियम फेनोक्साइड। गुड। इसका नाम क्या होगा? सोडियम फेनॉक्साइड। इसको हम क्या बोलेंगे? सोडियम फेनॉक्साइड। इसको बोलेंगे सोडियम फेनॉक्साइड। ये सोडियम फेनॉक्साइड है ना। जब हम मेथिल ब्रोमाइड की सोडियम फेनॉक्साइड, ये भी किसका किसका पार्ट है? विलियमसन सिंथेसिस। यदि आपके पास पूछा जाता है कि विलियमसन सिंथेसिस क्या है, तो आप एक लाइन ये लिखोगे कि एल्किल हैलाइड की जब हम एल्कोसाइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? ईथर प्राप्त होता है। जब एल्किल हैलाइड की एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? ईथर प्राप्त होता है। और इसको क्या कहा जाता है? विलियमसन सिंथेसिस कहा जाता है। और उसके लिए हमें 3-4 रिएक्शन है। कौन कौन सी? ये तीनों रिएक्शन लिख सकते हैं, ये नीचे वाले, है ना। इसको, ये तो जनरल रिएक्शन हो गई, है ना। अब देखो बेटा, यहाँ पर जब इनके अभिक्रिया होगी तो ये हमें प्राप्त होता है, ये भी ईथर है एक प्रकार का। और एक कौन सा ईथर है, कोई बता सकता है? थोड़ा नाम मैंने पहले बता नहीं रखा आप लोगों को, लेकिन फिर भी यदि कोई बताना चाहे इसका नाम, तो क्या होगा? क्या नाम होगा बेटा इसका? साधारण नाम भी बताना है और आईपीसी नेम भी बताना है, क्योंकि नाम से ही बहुत कुछ चेंजेस हो सकते हैं। किसी को मालूम है? बता दो उज्जवल। मेथॉक्सीबेंजीन। मेथॉक्सीबेंजीन। इसका नाम क्या है? मेथॉक्सीबेंजीन। ठीक है, ये आईपीसी नेम हो गया। साधारण नाम क्या होगा बेटा इसका? साधारण नाम में हमेशा क्या करना है? इनके नाम पढ़ने। जैसे ये है मेथिल, ये वाला तो मिथाइल है, CH3 मिथाइल है। उसके बाद इसका नाम है फेनिल, बेंजीन को फेनिल कहा जाता है ना। मिथाइल फेनिल और ईथर, तो हमारे सिंपल आ जाएगा मिथाइल फेनिल ईथर। मिथाइल फेनिल ईथर, ठीक है ना। साधारण नाम और आईपीएस नेम दोनों ही जानने जरूरी है, ठीक है ना। तो इसलिए जानने जरूरी है बेटा, कभी कभी वो नामों का यूज करता है ठीक है ना। तो इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये है पहला मेथड है जो विलियमसन सिंथेसिस, जिसके द्वारा हम क्या बना सकते हैं? ईथर को बना सकते हैं। तो ये ईथर बनाने का पहला मेथड है। दूसरा मैंने बताया था सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवानी है। तो सिल्वर ऑक्साइड के साथ जब हम अभिक्रिया करवाएंगे तो तभी बन जाता है। जैसे मान लीजिए हमने क्या लिया, हम यहाँ पर लेते हैं CH3 CH2 Br या I ले सकते हैं, है ना। तो इनके साथ जैसे हमने लिया, 2 मॉलिक्यूल लिए, इसका नाम क्या था? CH3 CH2 I का नाम क्या होता है? क्या होता है बेटा इसका नाम? और जब हम सिल्वर ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, CH3 CH2 I का नाम क्या होता है? क्या नाम होता होगा बेटा इसका? CH3 CH2 I, एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड। तो यहाँ पर हम एथिल आयोडाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं और सिल्वर ऑक्साइड के साथ। तो देखो ये 2 AgI निकल जाते हैं। ये मैंने अलग अलग इसलिए लिखे हुए हैं ताकि समझ में आ जाए। हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 2 मॉलिक्यूल CH3 CH2 I, और इसकी रिएक्शन करवा सकते हैं Ag2I के साथ, Ag2O के साथ। और जैसे इसकी रिएक्शन होगी तो ये 2 मॉलिक्यूल क्या होंगे? ये AgI निकल जाएंगे, जैसे ये ऊपर दिखा हुआ। और ये इस प्रकार से बन जाएगा, कैसे? CH3 CH2O CH2 CH3। इसका नाम क्या था? इसका नाम क्या है बेटा?
CH3 CH2 OCH। क्या नाम है बेटा इसका? अनुराग, इसका नाम क्या है? आरुषि तुम बताओ बेटा। इसका नाम क्या है? सर एथोक्सीएथेन। एथोक्सिएथेन, ठीक है ना। और साधारण नाम? डाईइथाइल ईथर। बिल्कुल, डाइथाइल ईथर, ठीक है ना। तो इस पे इसको बना लो, या यहाँ पर हमें इसको नीचे वाले रिएक्शन से भी वैसे भी बन सकता है। CH3 CH2O CH2 CH3 और प्लस क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल AgI बन जाएगा, सिल्वर आयोडाइड बन जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। नेक्स्ट यदि हम आगे देखें बेटा इसकी रिएक्शन को, तो इसकी अगली रिएक्शन है हमें एल्कोहल से कैसे बनाए, फ्रॉम एल्कोहल। सेकंड है इसमें फ्रॉम एल्कोहल। तो हम एल्कोहल से कैसे बनाए, फ्रॉम एल्कोहल। एल्कोहल से हम कैसे बना सकते हैं इसको, ठीक है। तो एल्कोहल से हमें ईथर कैसे बनाने। एल्कोहल क्या होता है, जो ROH होते हैं ये एल्कोहल होते हैं। तो एल्कोहल से हमें ईथर बनाना। तो पहला मेथड है इसमें बाई डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन, विहाइड्रोजनीकरण से। विहाइड्रोजनीकरण, एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करके। एल्कोहल का हमें क्या करना है, विहाइड्रोजनीकरण करवाना है एल्कोहल का। तो किस प्रकार से हम एल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण करवा सकते हैं। तो इसमें क्या हो सकता है बेटा, पहले है एसिड कैटलिस्ट के साथ। जो पहला है, जो एसिड कैटलिस्ट होते हैं उनके साथ में हम करवा सकते हैं। तो एसिड कैटलिस्ट, पहले इसमें दो मेथड है। एक तो होगा एसिड कैटलिस्ट। एसिड कैटलिस्ट क्या होता है बेटा, ये होता है अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। अम्ल इसको बोलते हैं अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। अम्ल उत्प्रेरक, उत्प्रेरक जो अम्ल होगा उसकी उपस्थिति में हम क्या कर सकते हैं, इसका कैटलिस्ट कर सकते हैं, तो कैटलाइज कर सकते हैं। कुछ कहना चाह रहे हो बेटा, ठीक है ना। अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो एसिड कैटलिस्ट की उपस्थिति में हम क्या कर सकते हैं, देखो जैसे हमने लिया अल्कोहल, तो अल्कोहल लेते हैं ROH। मान लीजिए हमारे पास क्या है, ROH है। और दूसरा भी क्या लेंगे, ROH लेंगे, दो ले लेंगे इसमें, है ना। और यहां क्या करेंगे, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे। क्या लेंगे, कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है। और ये क्या बना देगा, R, लगभग इसको क्या करना पड़ेगा, 413 केल्विन टेम्परेचर होगा। और ये क्या बना देगा, ROR बना देगा। प्लस साथ साथ में क्या होगा, इसमें H2O भी निकल जाएगा। तो ये वाली रिएक्शन बनती। लेकिन ये रिएक्शन होगी कैसे, या तो सिंपल एक लाइन में लिख दो। कैसे, हम सिंपल क्या करेंगे, यहां पर हमने लिया CH3OH प्लस CH3OH। ये दोनों क्या है बेटा, CH3OH का नाम क्या है, CH3OH, बोलो। मेथनॉल। मेथेनॉल, है ना। और यहां पर हम क्या लेंगे, मेथिल अल्कोहल भी बोलते हैं साधारण नाम, और मेथेनॉल IUPAC नेम। क्योंकि मैं दोनों नाम इसलिए कह रहा हूं बेटा, कि कभी कभी वो कहता है मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बनाओ, तो तुमने कहा हमने तो मेथेनॉल पढ़ा था, तो मेथिल अल्कोहल क्या होता होगा, है ना। इस टाइप के कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे, इसको 413 केल्विन टेम्परेचर लेंगे, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बना देगा CH3OCH3, और प्लस इसमें क्या होगा, H2O। यदि हम इसकी मैकेनिज्म को देखें, क्रियाविधि को देखें, तो क्या होता है, यहाँ पर पहले जो CH3OH है ना, मेथेनॉल, ये सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन करता है H2SO4 से, और ये बना देता है CH3HSO4 बना देता है, और प्लस इसमें H2O निकल जाता है। फिर क्या होगा, जो CH3HSO4 है, CH3HSO4 है, ये अगेन रिएक्शन करता है किस, मेथेनॉल से, CH3OH से। इसलिए दो मॉलिक्यूल दिया हुआ है ऊपर, है ना। इससे रिएक्शन करता है और क्या बना देता है, देखो CH3OCH3 बन जाता है, और प्लस
H2SO4 अलग निकल जाता है। इस टाइप से ये मैकेनिज्म है इसकी कि कैसे कैसे उसमें हो रहा है। जब हम क्या करते हैं, मेथनॉल की अधिक मात्रा लेते हैं तो वो इस प्रकार से रिएक्शन कर लेता है। तो इस टाइप से हम क्या बना सकते हैं, इसमें ईथर बना सकते हैं। और भी ईथर बन सकते हैं यदि हम यहाँ पर ले लें, मान लीजिए हमने लिया CH3CH2OH, माना CH3CH2OH लिया, इसका नाम क्या है? एथेनॉल। एथेनॉल। हाँ, फटाफट बताते ब्रो बेटा, उससे बढ़िया याद भी रहता है। CH3CH2OH ये भी एथेनॉल है। फिर हम क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड ले लेंगे। यहाँ पर कैसा वाला लेंगे? कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेंगे, है ना। और यहाँ क्या करेंगे, वही टेम्परेचर 413 के लगभग, केल्विन के लगभग टेम्परेचर ले लेंगे, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये बना देगा CH3 CH2O CH2 CH3। इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है बेटा, जल्दी जल्दी बताओ। सर एथॉक्सी एथेन। एथोक्सीथेन। साधारण नाम डाइथाइल ईथर। डाइथाइल ईथर। बिल्कुल गुड, डाइथाइल ईथर। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इनका नाम भी लिख सकते हैं। ये तो था बेटा, ये है हमारे पास बाई डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है ना, जब हम डिहाइड्रेशन करते हैं अल्कोहल का तो इस टाइप से आ जाएगा। दूसरा इसमें कौन सा मेथड हो सकता है, जैसे एसिड कैटालिस्ट में आएगा तो दूसरा मेथड कौन सा हो सकता है इसमें? ठीक है ना, तो यहां पर हम ले सकते हैं कैटालिटिक डिहाइड्रेशन। अब केवल कैटालिटिक लेंगे, जो उत्प्रेरकीय डिहाइड्रेशन। तो उत्प्रेरकीय डिहाइड्रेशन में हम क्या करेंगे, उत्प्रेरकीय एक एसिड कैटालिस्ट था, अब केवल हम लेंगे उत्प्रेरकीय या कैटालिटिक डिहाइड्रेशन हम कह सकते हैं। कैटालाइटिक डिहाइड्रेशन कैटालिटिक डिहाइड्रेशन यानी कि उत्प्रेरकीय डिहाइड्रोजनीकरण, डिहाइड्रोजनीकरण। इस प्रकार उत्प्रेरकीय डिहाइड्रोजनीकरण करवाना है। तो उत्प्रेरकीय डिहाइड्रोजनीकरण कैसे होगा, यहाँ उत्प्रेरक की उपस्थिति में होगा, है ना। हमने कोई ज्यादा ये नहीं लेना, यहाँ एक उत्प्रेरक लेना। रिएक्शन वही है, हमने लिया CH3CH2OH, मान लीजिए ये ली। फिर हमने लिया CH3CH2OH, वही दो मॉलिक्यूल लेने किसके, अल्कोहल के, है ना। और यहाँ उत्प्रेरक लेना, उत्प्रेरक कैटालिस्ट लेना, और वो कैटालिस्ट कौन सा होगा, एल्यूमिना Al2O3, है ना। इसकी उपस्थिति में यहाँ टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होगा, 525 केल्विन के लगभग होगा, है ना। और ये आपस में रिएक्शन करते हैं तो किस प्रकार से आएगा, CH3CH2O CH2 CH3 प्लस H2। ये क्या है, डाइथाइल ईथर। इसका नाम क्या है, डाइथाइल ईथर हो जाएगा। तो इस प्रकार से बन जाता है, ठीक है ना। एक तीसरा और भी था जो मैं आप लोगों को बता चुका हूं, डाइएजोमीथेन से, है ना। तो डाइएजोमीथेन से हम क्या कर सकते हैं, ये फ्रॉम डाइएजोमीथेन। देखो यहाँ हमें सिंपल पता होना चाहिए क्या क्या फॉर्मूले में लगते हैं। डाइएजोमीथेन कैसे लिख सकते हैं, जब हम अल्कोहल पर डाइएजोमीथेन की रिएक्शन करवाएंगे तो बन सकता है। देखो हमने अल्कोहल लिया CH3CH2OH ले लिया, और डाइएजोमीथेन का मतलब क्या हुआ, यहाँ देखो डाइएजो का मतलब होता है दो एजो है, और मीथेन क्या होगा, CH2 हो जाएगा। यहाँ पर CH2 होगा बेटा इसके साथ, है ना, CH2N2। तो ये इस पर हम क्या करवाते हैं, HbF4 की उपस्थिति में अभिक्रिया करवाते हैं। इसका नाम क्या है, हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड। इसका नाम क्या है, हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड। और सिंपल हम इसको कहते हैं फ्लोरोबोरिक एसिड। क्या बोलते हैं, फ्लोरोबोरिक एसिड। तो इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या होगा, ये N2 अलग निकल जाएगा, यहाँ से जो हाइड्रोजन है इसके साथ जुड़ जाएगा, देखो यहाँ पर, और ये बना देगा CH3CH2O CH3। ये पहली बार बना हमारे पास, है ना। इसका नाम क्या होता होगा बेटा, मेथॉक्सीएथेन। साधारण नाम डाइमिथाइल ईथर। नहीं। देखो एक बार ध्यान से देखना,
क्या होगा बेटे? मिथाइल इथाइल ईथर। बिल्कुल। देखो यहाँ पर दो चीजें, एक तो है मिथाइल है, इथाइल है और ईथर कहेंगे। इनके नाम पढ़ने सिंपल, एक तरफ मिथाइल लगा हुआ है, एक तरफ इथाइल लगा हुआ है, ओ को हम ईथर कहेंगे। जैसे डाई मिथाइल ईथर कैसे होगा? डाई माने एक, सॉरी डाई इथाइल ईथर कैसे होगा? एक इथाइल ये है, एक इथाइल ये है, तो दो बार इथाइल है ना, तो डाई इथाइल ईथर हो गया। तो ये साधारण नाम का बहुत सिंपल चीज है ना। तीसरा हमारे पास एक और मेथड है कि हम ईथर को और कैसे बना सकते हैं। एक और रिएक्शन थी, वैसे ये बनाने वाले मेथड तो हम बता चुके थे पहले से आप लोगों को, है ना। अब तो हमें केमिकल प्रॉपर्टीज चढ़नी थी। चलो कोई बात नहीं, आज इसको कंप्लीट कर ही देंगे। देखो एक मेथड और है बेटा, इसको कहते हैं लोअर हेलोजिनेटेड, है ना, हेलोजन ईथर से, हेलोजिनेटेड ईथर से हम बना सकते हैं इसको, है ना। ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक से भी बना सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये हमने प्रिपरेशन मेथड बता दी बेटा आप लोगों को, है ना। अब थोड़ा केमिकल प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हम पढ़ चुके हैं आप लोग, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज बता, मैं केमिकल प्रॉपर्टीज रहा था लेकिन वो ध्यान से उसी में चलता रहा, है ना, कोई बात नहीं। अब है केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुणधर्म क्या होता है, किसके साथ कौन सी अभिक्रिया देगा, ये हमें देखना है। तो पहले है, इसमें पहले देखोगे रासायनिक गुणधर्म में पहला है हेलोजनेशन, हेलोजनीकरण। ये आप लोगों को पता है हेलोजनीकरण होता क्या है? हेलोजनीकरण क्या होता है बेटा? जब ईथर को हम क्या करेंगे, हेलोजन के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे, हेलोजनीकरण कहा जाता है। और इसमें दो चीजें हैं, हेलोजनीकरण दो प्रकार से हो सकते हैं, एक डार्क में होता है, एक सनलाइट की उपस्थिति में होता है। तो दो चीजें ध्यान रखना है, ये हेलोजनीकरण दो टाइप से होता है। तो यहाँ पर जो आपके सिलेबस में है वो डाईइथाइल ईथर है। तो डाईइथाइल ईथर कैसे होता है, जिसको हम बोलते हैं एथॉक्सी ईथर। तो डाईइथाइल ईथर होता है CH3 CH2 O CH2 CH3। कम से कम ये फॉर्मूला तो याद हो जाए पढ़ते पढ़ते। इसका नाम क्या है? डाइथाइल ईथर। देखो बेटा, यहाँ हाइलोजनीकरण हम क्या करवाते हैं, पहले करवाते हैं डार्क में, अंधेरे में। अंधेरे में जब हम क्या करवाएंगे, हेलोजनेशन, यानी कि इसके साथ हेलोजन की अभिक्रिया करवाएंगे, Cl2 की रिएक्शन करवाएंगे। तो ये क्या करता है, ये जा करके इन कार्बन पे जुड़ता है, जैसे ये वाला कार्बन है ना, ये वाला हो या इस वाले कार्बन पे, किसी एक कार्बन पे अभिक्रिया करता है। तो देखो कैसे हुआ, पहले ही जाकर के एक, मान लीजिए इसने CH3, ये CH हो जाएगा और Cl हो जाएगा, और O फिर क्या आएगा, CH2 CH3 आ जाएगा, है ना। और इसमें क्या निकल जाएगा, एक HCl मॉलिक्यूल निकल जाएगा, क्योंकि एक H यहां से गया और HCl निकल गया। फिर क्या हुआ, अगेन रिएक्शन होगी, जैसे मान लीजिए सपोज ये हमारे पास CH3 CH और इस पर Cl लगा है, यहाँ O है, CH2 CH3, फिर हमने Cl2 की रिएक्शन करवाई, ठीक है ना। और ये Cl2 जाकर के फिर इससे रिएक्शन करता है, और किस प्रकार से, CH3 CH Cl यहां बन जाएगा, फिर O होगा, फिर CH, ये डार्क में हो रहा है, अंधेरे में, है ना, और CH3 और प्लस HCl निकल गया। 21 में हुआ डार्क में, जहां हम लिख सकते हैं डार्क, अंधेरे में, बिना सूर्य के प्रकाश में। हेलोजनीकरण दो प्रकार से होते हैं, सूर्य के प्रकाश में भी और सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में भी, ठीक है ना। तो ये सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति है जहां पर ये हेलोजनेशन हो रहा है। एक तो हेलोजनेशन ये हो गया। दूसरा हेलोजनेशन कैसे होगा, जब सनलाइट में होगा। मान लीजिए हमने कहा सनलाइट में, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में यदि हम क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया CH3 CH2 O CH2 CH3, ये लिया। अब इसमें मालूम क्या होता है, इसमें जितने भी हमारे पास ये वाले कार्बन है, कौन से, ये वाले लास्ट वाले, देखो पहले वाले में तो इनमें हुआ था, अब बाहर वाले में हो रहा है, ठीक है ना, बाहर वाले में हो रहा है। और बाहर वाले के साथ साथ क्या होंगे, इस अंदर वाले पे भी रिएक्शन करेंगे, इनमें भी। तो हमें कितने Cl चाहिए, जितने हाइड्रोजन है उतने Cl चाहिए। कितने हाइड्रोजन, देखो 2 ये हो गए, 3 2 5 7 3 10,
यानी कि हमें 10 मॉलिक्यूल Cl2 लेने हैं, और जहां जहां पर क्या है हाइड्रोजन है वहां पर Cl आ जाएगा। यानी कि हम अब किस में करवा रहे हैं, लाइट में करवा रहे हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करवा रहे हैं। तो ये बन जाएगा CCl3, फिर CCl2 हो जाएगा, फिर O आएगा, CCl2 हो जाएगा, फिर CCl3। इस प्रकार का एक कंपाउंड बनेगा, और प्लस इसमें क्या होगा, बाकी मॉलिक्यूल क्या होंगे, 10 मॉलिक्यूल HCl निकल जाएंगे। इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है बेटा पर क्लोरो डाईएथिल ईथर। क्या बोलेंगे, पर क्लोरो डाई इथाइल ईथर, ये नाम हो जाएगा। और जो ऊपर वाला बना था उसका नाम क्या था, उसका नाम था 1, पहले लिखेंगे 1, फिर डैश करके, फिर ब्रैकेट शुरू करेंगे 1, और ये होगा क्लोरो एथॉक्सी। क्या बोलेंगे इसको, क्लोरो एथॉक्सी, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, और फिर आएगा 1 क्लोरो इथेन, 1 क्लोरो इथेन। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नाम है इनके, बाकी ऐसे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। इस प्रकार से इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, ये तो पहला प्रॉपर्टीज थी इसकी, जब वो हेलोजनेशन कर रहा था, हेलोजनीकरण करवाया था किसके साथ, दो, एक सनलाइट में और एक डार्क में। ये 2 पॉइंट याद रखना बेटा, एक तो किस में करवाया था, डार्क में, और एक सनलाइट में। लाइट का मतलब यहाँ पर सनलाइट है, सूर्य के प्रकाश से, है ना। तो ये दोनों अभिक्रियाएं हो सकती है। दूसरा मेथड है इसका केमिकल प्रॉपर्टीज में, और वो है कंबक्शन। कंबक्शन का मतलब होता है बेटा दहन, ठीक है, जलाना। और जब भी किसी चीज को जलाया जाता है तो बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जलाने पे क्या बनता है, किसी चीज को आप जलाते हैं, जनरली चीजें देखो ना, कोई भी चीज हम जलाते हैं तो क्या बनता है, थोड़ी देर के लिए, जैसे मान लीजिए आप लोगों ने लकड़ी जलाई, तो लकड़ी जलाने से एक तो धुआं निकलता है ना, और राख बनती नीचे। लेकिन गैस का चूल्हा जलाते हैं तो क्या जलता होगा, क्या बनता होगा, गैस के चूल्हे के ऊपर आग जलाते हैं हम, तो उसमें गैस जलती है, तो गैस जलने से हमें कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन एक कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और दूसरा उसमें वाटर वेपर होती है, जल वाष्प के रूप में निकलती है। 2 चीजें होती हैं, एक कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और एक वाटर वेपर यानी कि जल वाष्प बनती है। 2 चीजें बनती है, तीसरा राख भी बनती है, लेकिन राख गैसों में नहीं बनती है ना, लकड़ी जलाएंगे तो राख बनेगी। तो हमेशा जलने पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर तो निकलती है, जलवाष्प निकलती है ना। तो 2 चीजें। अब यह ईथर है, तो ईथर भी एक प्रकार का कैसा है, वॉलेटाइल सॉल्यूशन है ना, लिक्विड है। तो लिक्विड को जब जलाएंगे तो देखो हमारे पास है, एक है CH3 CH2 O CH2 CH3, इसका नाम क्या था बेटा, इसका नाम डाई हाँ, एथोक्सीथेन डाइथिल ईथर, दोनों नाम सही है ना। आप लोगों को बोलते रहना, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जब हम इसका कंबक्शन करवाते हैं, कंबक्शन का मतलब होता है यहाँ पर दहन, कंबक्शन का मतलब होता है दहन, ठीक है ना, जलाना, ठीक है ना, दहन। हिंदी में, हिंदी का जो वर्जन है इसका दहन, और इंग्लिश में हम बोलते हैं कंबक्शन, ये दहन हो गया। जब हम किसी ईथर का दहन करवाते हैं, तो दहन करने पर क्या होगा, यहाँ किसी चीज का दहन कब होता है, जब उसमें ऑक्सीजन हो, जलने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है, 6O2 लेंगे, और 6O2 लेने से क्या बनेगा, ये बनेगा 4 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएंगे, और प्लस क्या होगा 5 मॉलिक्यूल H2 वाटर वेपर। जलाने पर हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प तो बनती है ना, ये याद रखिएगा। और हमेशा जलती किसकी प्रेजेंस में, ये जलता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, किसी चीज को जलाया जाता है तो ये, ठीक है। दूसरा है, अब कुछ अभिक्रियाएं हैं ईथर में, जो कुछ अभिक्रियाएं, ये तो हमने जनरल रिएक्शन पढ़ी, 2 रिएक्शन है ना। अब इसके बाद है रिएक्शन विद, इस ईथर में देखो बेटा, इस ईथर के पास क्या क्या है, 2 तो एल्किल ग्रुप है,
ठीक है, दो क्या है इसमें, एल्किल ग्रुप है, एक एल्किल ग्रुप है, एक ग्रुप, एक इसके पास ये ऑक्सीजन है और इस ऑक्सीजन को बोलते हैं ईथर ऑक्सीजन, है ना, ईथर ऑक्सीजन। तो इस ऑक्सीजन के कारण कौन कौन सी अभिक्रियाएं होंगी, पहला में देखते हैं इस ऑक्सीजन के कारण कौन कौन सी अभिक्रियाएं होंगी। तो एक तो पहले अभिक्रिया होती है इसमें परऑक्साइड का निर्माण। क्या होता है, परऑक्साइड का निर्माण, तो इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, फॉर्मेशन ऑफ परऑक्साइड। क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ परऑक्साइड। परऑक्साइड का निर्माण कैसे होगा, ठीक है ना, परऑक्साइड का निर्माण किस प्रकार से होगा, ठीक है ना, परऑक्साइड्स, तो परऑक्साइड्स का निर्माण कैसे होगा, तो परऑक्साइड कैसे बनते होंगे, हम लेंगे यहाँ पर डाइथिल ईथर। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो अलग अलग मेथड से लिखते हैं, देखो CH3 CH2, और कहीं पर ऐसा लिखा होगा तो आप समझ भी लेना कि ये डाइथाइल ईथर ही है। क्या है, डाइथाइल ईथर ही है, ये ऐसा लिखा होगा, ये डाइथाइल ईथर है बेटा, केवल हमने इसको एक तरफ लिख लिया। और जब हम इस पर क्या करते हैं, हाफ O2 की रिएक्शन करवाते हैं, आधा ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाते हैं, तो ये क्या बना देता है, परऑक्साइड बना देता है। परऑक्साइड कैसे बनेगा, देखो ये CH3 होगा, CH2 ये तो पहले से था, दूसरा CH3 CH2 ये भी पहले से था, है ना, और यहाँ पहले ऑक्सीजन भी जुड़ा था, ये पहले से जुड़ा हुआ था, लेकिन जो ये ऑक्सीजन है ये क्या करेगा, इस दूसरे ऑक्सीजन को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा और इस प्रकार से एक मॉलिक्यूल बन जाएगा और उसको बोलते हैं इथाइल परऑक्साइड। क्या बोलेंगे, परऑक्साइड, और जनरली इसको बोलते हैं पर ऑक्साइड। क्या बोलते हैं, पर ऑक्साइड। लेकिन ये कौन सा ऑक्साइड है, ये है इथाइल परऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड हो जाएगा बेटा, ये होगा इथाइल परऑक्साइड। तो इस प्रकार से हम इथाइल परऑक्साइड को बना सकते हैं, ठीक है ना। तो पहला काम इस ऑक्सीजन का क्या हो गया, ये परऑक्साइड का निर्माण करता है। हाइड्रोजन परऑक्साइड, बहुत सारे परऑक्साइड आप लोगों ने पढ़े होंगे। दूसरा इसमें आता बेटा, देखो नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम साल्ट, ऑक्सोनियम लवण का निर्माण, ठीक है ना। तो फॉर्मेशन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सोनियम, ऑक्सोनियम साल्ट, यानी कि ऑक्सोनियम लवण का निर्माण, ऑक्सोनियम लवण का निर्माण। तो ऑक्सोनियम लवण जो होता है उसका निर्माण कैसे होगा, वो कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है ना। तो ऑक्सोनियम साल्ट का निर्माण कैसे होगा, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सिंपल चीजें हैं, बहुत साधारण है बेटा। देखो कैसे हम क्या लेंगे, हम लेंगे डाइथाइल ईथर CH3 CH2, मैं अब ऐसे लिख रहा हूँ ताकि आपको ऐसे में याद भी रहे, CH3 CH2, है ना, और इसको मैंने ऑक्सीजन ऐसे जुड़ा हुआ, ठीक है। और मैं HCl की रिएक्शन करवा रहा हूँ इसमें, किसकी, HCl, किसमें, ठंडे में ही, कोल्ड में ही, ठंडा, गर्म नहीं कर रहा हूँ, ठंडे में ही, है ना। तो यहाँ पर एक साल्ट का फॉर्मेशन होता है और वो साल्ट किस प्रकार से बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा CH3 CH2 और एक बनेगा यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, इससे हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन, और आगे क्या होगा, आगे इसमें जुड़ेगा CH2 CH3, और इस पूरे मॉलिक्यूल पर कौन सा, इसके कारण क्या आएगा, एक प्लस चार्ज आएगा, क्योंकि इसके पास प्लस, देखो ये H प्लस होगा और Cl माइनस होगा ऐसे, तो इस H प्लस यहाँ जुड़ गया, उस पूरे के कारण इसमें क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा, और Cl क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, ये इससे जुड़ा हुआ रहेगा ऐसे, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, ये बन जाएगा, ये ऑक्सोनियम लवण बन गया। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ भी करवा सकते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल में भी ऐसे ही होगा, जैसे माना हमने HCl के साथ करवाया ना, ऐसे सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ भी करवा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने दिया CH3 CH2 O CH2 CH3, क्या नाम है इसका, बोलो, एथोक्सी एथेन डाइथाइल ईथर। गुड, ठीक है ना। अब इसको देखो बेटा, H2SO4 का नाम क्या था बेटा,
H2S सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ बिल्कुल, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? सल्फ्यूरिक अम्ल। बार बार सुनते सुनते याद हो जाना चाहिए, है ना? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। और यहाँ पर क्या होगा, ये ऐसे बन सकता है, देखो CH3 CH2 O होगा। इसमें भी क्या होता है, H प्लस बना देता है और HSO4 नेगेटिव, दो पार्ट में टूटता है, ऐसा टूटता है, तभी तो एसिड है ना? तो ये इस प्रकार से यहाँ से टूटेगा, और तो यहाँ हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, इस पे प्लस चार्ज है, ये प्लस चार्ज कहाँ चले जाएगा, इस पूरे मॉलिक्यूल पे चलेगा, इस पूरे मॉलिक्यूल पर ये ऑक्सोनियम साल्ट है, प्लस चार्ज आएगा, और HSO4 नेगेटिव यहाँ आएगा, HSO4 नेगेटिव, ये है ऑक्सोनियम लवण, है ना? तो इस प्रकार से ऑक्सोनियम लवण बन जाते हैं। अब देखो, ये तो है किसके कारण हुआ, इसमें नहीं, दो ही रिएक्शन थी इसकी, कौन कौन सी, एक तो पेरोक्साइड बनता है और एक ऑक्सोनियम बनता है, इस ऑक्सीजन के कारण, ईथर या ऑक्सीजन बोलते हैं बेटा इसको, ईथर में उपस्थित ऑक्सीजन की अभिक्रिया। इसके बाद कुछ अभिक्रियाएं और हो सकती हैं, किसके कारण हो सकती है, देखो कुछ रिएक्शन है जो CO बॉन्ड है, देखो यहां पर हमारे पास ऐसे बना हुआ है, ऐसे तो ईथर में ऐसे बना हुआ है ना? चाहे डाइमिथाइल ईथर ले लो या डाइथाइल ईथर ले लो, चलो हम डाइमिथाइल ईथर लेते हैं। तो ये देखो, ये कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन, इनके बीच बॉन्ड है। तो हम ये कह रहे हैं कि जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड है, इसका टूटने से कौन कौन सी अभिक्रिया हो सकती है? पहले तो ऑक्सीजन के कारण था, अब इस बॉन्ड के टूटने से कौन कौन सी अभिक्रिया होंगी, ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के टूटने से। तो पहले ये होगा, इनके टूटने से कुछ अभिक्रियाएं होती, और वो अभिक्रियाएं मान लीजिए, पहली अभिक्रिया मान लीजिए ये है, पहले होगा हैलोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद हैलोजन अम्ल एसिड, रिएक्शन विद हैलोजन एसिड्स। तो ये होगा हैलोजन अम्ल, हैलोजन अम्ल के साथ अभिक्रिया, जो हैलोजन अम्ल है उसके साथ अभिक्रिया है, किस प्रकार से हो सकती है? तो हैलोजन अम्ल के साथ कैसे अभिक्रिया हो सकती है, हम क्या लेंगे यहाँ पर, जैसे मान लीजिए पहले ठंडे में, है ना, ठंडे में या ठंडा, ठंडी अवस्था में ठंडा होगा, तो जब ठंडा होगा, कोल्ड होगा, तो कैसे अभिक्रिया हो सकती है? तो ऐसे में हम लेंगे CH3 CH2O CH2 CH3। क्या नाम है बेटा इसका, सागर तुम बताओ इसका नाम क्या है? CH3 CH2O CH2 CH3 का नाम क्या है, जल्दी बताओ। HI के साथ हम रिएक्शन करवाएंगे, तुम बताते रहो, मैं सुन रहा हूं, मैं रिएक्शन बता रहा हूं आगे। और जब हम HI के साथ रिएक्शन करवाएंगे बेटा, कोल्ड में, ठंडे में, तो क्या होगा? अब मैंने कहा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा, तो ये बॉन्ड टूटेगा, तो एक तरफ तो जाएगा कौन सा, हाइड्रोजन, और एक तरफ जाएगा आयोडीन, सिंपल। मान लीजिए यहाँ हाइड्रोजन यहाँ आता है और हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, देखो तो कैसे क्या बनेगा, एक बन जाएगा CH3 CH2 OH बना, और प्लस क्या बना, CH3 CH2 I बना। इसका नाम क्या है और इसका नाम क्या है, और बच्चे बताओ बेटा, सागर नहीं बोल रहे। इसका नाम क्या है, CH3 CH2 OH का नाम क्या है? एथेनॉल। एथेनॉल। और CH3 CH2 I का नाम क्या है? एथिल आयोडीन। एथिल आयोडाइड। एथिल आयोडाइड। और IPCN आयोडोएथिल, आयोडोएथिन। बिल्कुल, ठीक है ना? तो दोनों चीजें देखो बेटा, इसमें एक एथेनॉल IPCN में, और एथिल अल्कोहल साधारण नाम हो गया। तो ये दोनों हम बना सकते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है। ईथर से हम अल्कोहल भी बना सकते हैं, बहुत आसान मेथड है गया, है ना? तो इस प्रकार से बन सकता है। देखो यहाँ पर यदि हम चेंजेस कर दें, जैसे मान लीजिए, देखो एक तरफ लिखे CH3 O CH2 और CH3, एथिल मेथिल ईथर लेंगे,
और यदि हमने इस पर HI की रिएक्शन करवा दी, हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्शन करवा दी, तो ये भी पता क्या होता है, ये भी दो पार्ट में टूट सकता है। CH3 क्या बनेगा, I बन जाएगा और प्लस CH3 CH2 और OH बन जाएगा। देखो इस प्रकार से बना सकते हैं। तो बहुत सारी अलग अलग प्रकार के हम कंपाउंड बना सकते हैं। ये था किसकी बात कर रहे थे, जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड है वो टूटे तो उसके कारण कुछ अभिक्रियाएं होती है। तो ये था बेटा पहली। दूसरी रिएक्शन यदि हम देखें, दूसरी रिएक्शन इसमें जब हम इसको गर्म करें, ठीक है ना, ऑन हीटिंग, गर्म करने पर जब हम इसको गर्म करते हैं तो उससे क्या होता है, ऑन हीटिंग जब हम गर्म करेंगे, ये तो ठंडे में करवा दिया अभिक्रिया। अब हम लेते हैं फिर दोबारा से C2H5O C2H5, ये क्या है, इसका नाम क्या है बेटा, C2H5O C2H5O, इसका नाम क्या है, कोई बता दो। एथॉक्सी एथेन। ये डाइएथिल ईथर ही है बेटा। देखो कैसे, इसको मैंने अभी ऐसे न लिख करके CH3 CH2O एंड CH3 CH2 CH3, इसको मैंने इस रूप में लिख लिया, है वही चीज। देखो C2H5, ये भी C2H5, बीच में वो है ना, वही चीज है। तो इसको ऐसा भी समझना, कहीं पे ऐसा लिखा हो तुम कंफ्यूजन हो गए हो, तो ऐसा कंफ्यूजन भी नहीं होना है ना। तो ये दोनों ही डाइएथिल ईथर है। जब हम इसकी HI के साथ करवाएंगे, लेकिन यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल HI होगा, 2 मॉलिक्यूल क्या होंगे, हाइड्रोजन आयोडाइड होंगे। और गर्म करने पर जैसे हम इसको गर्म करेंगे ना, देखो गर्म करने पर क्या फर्क पड़ेगा, उधर तो अल्कोहल और आयोडाइड बन रहा था, इधर क्या होगा, जो H2 है ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, तो यानी कि ये H2O निकाल देगा, ठीक है ना। लेकिन जो आयोडीन है दो, ये एक कैसे बना देगा, देखो एक C2H5 के साथ एक आयोडीन जुड़ जाएगा और दूसरे C2H5 के साथ दूसरा आयोडीन, तो यहाँ C2H5 I बनेगा और प्लस H2। गर्म करने पर दूसरी बिल्कुल एकदम विपरीत अभिक्रिया हो गई। ईथर को जब हम क्या करेंगे, HI के साथ गर्म करने पर गर्म करके डालेंगे तो ये बन जाएगा एथिल आयोडाइड। जबकि ठंडे में क्या हो रहा था, एथिल एल्किल आयोडाइड बन रहा था, अल्कोहल भी बन रहा था, लेकिन इसमें अल्कोहल नहीं बनेगा, इसमें सीधे क्या बनेगा, एल्किल हैलाइड बन जाएगा। तो हम कोई भी अभिक्रिया कर सकते हैं। जैसे माना हम ले लेते हैं CH3O CH3 ले लेते हैं, और इस पर हम क्या करवाएंगे, 2HI की रिएक्शन करवाएंगे, और हमने क्या किया, गर्म कर दिया। गर्म कर दिया तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 मॉलिक्यूल CH3 I बन जाएगा, और प्लस क्या होगा, इसमें H2O निकल जाएगा। देखो बेटा थोड़ी से अंतर करने पर अभिक्रियाएं बदल जाती है, थोड़ी से चेंज करने पर अभिक्रियाएं बदल जाती है। इसलिए बहुत केमिस्ट्री के बहुत मायने इसलिए रखते हैं कि थोड़ा सा चेंजेस कर दे दो। ठंडे में अभिक्रिया करवाए तो कुछ और बना, थोड़ा गर्म किया तो कुछ और बन गया, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री में हमें पता होना चाहिए कि थोड़ी सी परिवर्तन से भी बहुत कुछ परिवर्तन हो जाता है, ठीक। टेम्परेचर देने पर भी परिवर्तन आ गया। तो ये था। अब देखो इसके बाद और अभिक्रिया है। देखो हम पढ़ रहे हैं इस समय C और OH के बीच का जो बॉन्ड, CO बॉन्ड का ब्रेकिंग कैसे, उसके बीच कौन कौन सी अभिक्रियाएं हो रही हैं। तो एक अभिक्रिया तो ये हो सकती है, ठीक है। दूसरा है, दूसरी अभिक्रिया यदि देखें तो यहां पर है बेटा, देखो हाइड्रोलाइसिस। क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस का मतलब होता है पानी के द्वारा टूटना, है ना। तो पानी के द्वारा टूटना हाइड्रोलाइसिस हो गया। पानी या पानी का टूटना भी हो सकता है, पानी टूट जाएगा। तो पानी का फॉर्मूला क्या होता है, वाटर फॉर्मूला क्या होता है, मान लीजिए हमने लिया CH3O CH3 लिया। जल क्या होता है बेटा, जल के फॉर्मूला क्या होता है, HOH। अब जब पानी का अणु टूटेगा, जब हम इसको गर्म करेंगे, है ना, क्या करेंगे, उसको गर्म करेंगे। गर्म करने पर क्या होगा, पानी का अणु भाप में पर टूट जाता है यहाँ से, तो ये दो भागों में टूट जाता है, एक तरफ H जाएगा, एक तरफ OH। और यहाँ पर देखो मजेदार बात यह है, ये भी दो भागों में टूटता है, यहाँ H जाएगा, यहाँ OH जाएगा, और दो मॉलिक्यूल क्या बन जाएंगे, अल्कोहल बनेंगे। देखो ये CH3OH हो जाएगा, ये CH3OH भी हो गया, तो दो मॉलिक्यूल क्या बन जाएंगे हमारे पास, CH3OH बन जाएगा।
पानी के साथ, जब हम उसको पानी के साथ गर्म करेंगे, या चलो मान लीजिए हम दूसरा वाला लेते हैं, C2H5O, C2H5 लेते हैं, तो ये HOH है ना, ये HOH है। गर्म करने पर क्या होता है बेटा, देखो यहाँ पर ये बॉन्ड टूटा, तो ये बॉन्ड टूटेगा तो H जाएगा यहाँ और OH जाएगा यहाँ, तो ये बन जाएगा, देखो C2H5OH, ये बन गया, और C2H5OH, दो मॉलिक्यूल बन रहे हैं C2H5OH। इस HOH की जब हम अभिक्रिया करवा रहे हैं ना, ये है HOH, ये जो यहाँ पर अभिक्रिया दिखा रहे हैं उसको हम यहाँ दिखा रहे हैं, है ना। यहाँ पर दिखाने की जरूरत नहीं, यहाँ पर तो मैं ये बता रहा हूँ कैसे कैसे जुड़ा होगा। हम सीधे ऐसे भी कर सकते हैं, C2H5O, C2H5, और इस पर हमने रिएक्शन करवाई किसकी, HOH की। HOH मीन्स H2O की, और ये क्या कर दिया, सीधे 2 मॉलिक्यूल हमारे पास क्या बन जाएंगे, एथिल, ठीक है ना, और गर्म करने। तो ये रिएक्शन है बेटा। एक और है, ये तो दूसरा है, हाइड्रोलाइसिस है। उसके बाद है जो ये बॉन्ड टूटने की विधि, इसके कारण जो अभिक्रियाएं हो रही हैं, और एक अभिक्रिया और है, वो कौन सी हो सकती है, देखो यहां पर आएगा रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया। सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कैसे होगी, हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 है, इसके साथ हमें अभिक्रिया करवानी, तो कैसे होगा, देखो CH3 CH2O CH2 CH3, और इस पर हमने रिएक्शन करवाई H2SO4 की, इसकी H2SO4। जैसे इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं बेटा, तो इसको गर्म करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ेगा। या हम दो प्रकार से करवा सकते हैं, देखो दो प्रकार से कैसे होगा, यदि हम ले लेते हैं डाइल्यूट H2SO4, क्या लेंगे, डाइल्यूट H2SO4, और यहाँ क्या लेंगे, प्रेशर लेंगे, दाब लेंगे, है ना, दाब के साथ, तो ये 2 मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, सीधे हमने डायरेक्ट किसके साथ रिएक्शन करवाए, सल्फ्यूरिक अम्ल, तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल ने जुड़ करके यहाँ पर क्या होगा, H2O जुड़ता है जब डाइल्यूट वाले में, तो H2O जुड़ जाता है, तो 2 मॉलिक्यूल एथिल अल्कोहल बन जाता है, CH3 CH2OH। एक कंडीशन है। दूसरा, जब हम इसको गर्म करते हैं, मान लीजिए हमने इसको गर्म किया किसके साथ, ईथर के साथ, CH3 CH2O CH2 CH3, देखो बेटा अलग अलग कंडीशंस है, और हमने क्या किया, इसको यहाँ पर लिया कंसंट्रेट, यहाँ ऊपर क्या था, डाइल्यूट था, यहाँ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, और इसको क्या किया, हमने गर्म किया। गर्म करने पर क्या होगा, एक तो अल्कोहल बनेगा, CH3 CH2OH बनेगा, और प्लस क्या होगा, देखो ये होगा एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, CH2HSO4, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, और ये बना अल्कोहल। देखो गर्म करने पर, सिंपल डाइल्यूट के साथ ये हुआ, गर्म करने पर ये बन गया, ठीक है। तीसरी कंडीशन भी आ सकती है इसमें, तीसरी कंडीशन में क्या होगा, ये तो पहली कंडीशन थी और दूसरे ही आ गई, है ना, तो इस प्रकार से बन सकती है, दो ही चीजें हैं। ये तो ठंडे में ऐसा होगा और गर्म करने पर इस प्रकार से होगा, लेकिन कंसंट्रेट में ये होगा। तो ये है बेटा हमारे पास। अब इसके बाद और रिएक्शन है, और रिएक्शन कौन सी हो सकती है, उसके बाद है रिएक्शन PCl5 के साथ अभिक्रिया, किसके साथ, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया, इसे आप लोग जानते हैं। तो ईथर के साथ देखो, ईथर क्या होता है बेटा, देखो हमने लिया CH3 CH2O CH2 CH3, इसका नाम क्या है, जल्दी बताओ बेटा, क्या डाइएथाइल ईथर। डाइएथाइल ईथर, है ना। और इस पर जब हम PCl5 की रिएक्शन करवा रहे हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड की अभिक्रिया करवा रहे हैं, मैंने बताया था जब PCl5 की रिएक्शन करवाते हैं तो हमेशा POCl3 तो निकलता ही निकलता है। तो देखो सिंपल काम तो हो गया, ये ऑक्सीजन चला गया बेचारा, किसमें, POCl3 में, है ना, P भी चला गया, O भी गया, Cl3 भी गया, अब कितने Cl बचे, 2 Cl बचे, एक Cl इसमें लगा दो, एक Cl इसमें लगा दो, ठीक है ना, CH3 CH2 Cl, ये 2 Cl है तो 2 कर दो इसको, तो एथिल क्लोराइड, ये बहुत सिंपल रिएक्शन बन जाती है ना। दूसरा है बेटा, देखो यहाँ पर एक और रिएक्शन है जो 5वें नंबर के हैं, कि जब हम एसिड क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, एसिड क्लोराइड, तो एसिड क्लोराइड क्या होता है बेटा, पहले एसिड क्लोराइड जान लो, कोई जानता है एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड और एसिड एनहाइड्राइड,
एसिड क्लोराइड कौन होगा और एसिड एनहाइड्राइड कौन होगा। तो एसिड क्लोराइड ध्यान रखिएगा CH3COCl। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में आता बेटा एक काम एसाइलेशन एस्टिलीकरण के द्वारा, है ना। और एस्टिक एनहाइड्राइड क्या होता है, CH3CO एंड CH3CO, और ये दोनों जुड़े हैं ऑक्सीजन से, ये है एस्टिक एनहाइड्राइड। इन दोनों के साथ हमें अभिक्रिया करवानी है। तो पहले करवाते हैं एसिटिल क्लोराइड की, ठीक है ना, इसको मिटा देता हूं। तो एसिड क्लोराइड के साथ अभिक्रिया किस प्रकार से होगी, जैसे माना हमने ईथर लिया, तो ईथर क्या होता है बेटा, देखो CH3 CH2O CH2 CH3 ये है। और एसिड क्लोराइड होता है हमारे पास CH3COCl, इसके साथ अभिक्रिया करवाए तो क्या बनेगा, यहां पर हम लेंगे ZnCl2, ठीक है ना, एनहाइड्रस, कैसे वाला एनहाइड्रस, ये एनहाइड्रस होगा, निर्जलीकरण, निर्जल ZnCl2 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे। इसको गर्म भी करेंगे, गर्म करने पर क्या होगा, यहां पर बना देगा CH3 CH2 Cl बना देगा, और प्लस देखो एक Cl कहां चला गया, इसके साथ। अब बचा क्या, ये देखो ये इतना बचा हुआ, तो CH3CO बचा हुआ था, एक ऑक्सीजन इसके पास बचा हुआ था, और CH2 CH3, इसका नाम क्या है बेटा, कई बार देख चुके हैं, एथिल एसिटेट, ये एथिल एसिटेट है, देखो ये एथिल है ना यहाँ पर, और ये एसिटेट ग्रुप होता है, इसका नाम क्या है एथिल क्लोराइड। यदि हम एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ करवाते हैं तो एस्टिक, ये तो है था एस्टिल क्लोराइड के साथ, एस्टिक एनहाइड्राइड के साथ CH3 CH2O CH2 CH3, ये क्या है बेटा, डाइएथिल ईथर। फिर एस्टिक एनहाइड्राइड होता है CH3CO CH3CO, और ये किससे जुड़ा हुआ, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है ना। फिर क्या लेंगे, यहां पर लेंगे एनहाइड्रस ZnCl2, इसके साथ अभिक्रिया करवाएं, है ना। तो क्या होगा इसमें, इसमें देखो अब जैसे पहले वाले में गया था ना, यहां पर भी ऐसे ही होने वाला है। देखो एक तरफ तो चला जाएगा ये वाला, इतना पोर्शन चलेगा किसके साथ, इसके साथ, है ना। और बाकी वाला देखो CH3COO, देखो CH3COO, ये एक तरफ आ गया, और इसके आगे लगा दो ये कौन सा, CH2 CH3, और दूसरे वाले में क्या हुआ, CH3CO, एक O है और C2H5, तो यानी कि दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे, इथाइल एस्टेट के दो मॉलिक्यूल बन जाएंगे। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसको बोलते हैं एसिड क्लोराइड और उसके साथ अभिक्रिया। एक और अभिक्रिया होती है बेटा इसमें, और वो कौन सी अभिक्रिया होगी, देखो एक अभिक्रिया और कौन सी है, उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर का निकलना, है ना, निर्जलीकरण जिसको हम बोलते हैं हिंदी में, है ना, क्या बोलते हैं इसको, निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन नहीं बोलते, डिहाइड्रेशन हो गया, निर्जलीकरण, जल का निकल जाना, निर्जलीकरण, जिसमें क्या होता है, पानी निकल जाता है, ठीक है ना, तो पानी निकल जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, जैसे बोलते हैं ना, डिहाइड्रेशन हो गया, CH3 CH2O, फिर क्या आएगा CH2 CH3, और इस पर हम क्या करवाएंगे, एल्यूमिना की अभिक्रिया करवाएंगे, Al2O3 की अभिक्रिया करवाएंगे, है ना, और लगभग 633 केल्विन टेम्परेचर होगा, और ये क्या बना देगा, इसमें से पानी निकल जाएगा, तो कैसे क्या बना देगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाएगा। पानी कैसे निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से, और H2 प्लस H2 निकल जाएगा। देखो एक हाइड्रोजन इसमें से निकला, एक हाइड्रोजन इसमें से निकला, और ऑक्सीजन निकल गया बीच में से, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 बचा। लेकिन इसमें क्या हुआ, तो गड़बड़ तो नहीं हो गया, 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे, 2 मॉलिक्यूल, एक हाइड्रोजन जैसे इसमें से निकलेगा ना, तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसमें से निकल जाएगा तो ये भी CH2 से 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, और प्लस इसमें H2O निकल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बोलते हैं बेटा इसको डिहाइड्रेशन। अब एक दो रिएक्शन और है इसमें, उनको भी कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है, थोड़ी सी टाइम, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं जाना तो नहीं, 2-4 रिएक्शन है बेटा, है ना। तो ये तो थी जो हमारे पास एलिफेटिक वाली। एरोमेटिक है बेटा, थोड़ा सा एरोमेटिक में क्या होगा,
एरोमेटिक कंपाउंड्स में, यदि हम एरोमेटिक कंपाउंड में देखेंगे तो एरोमेटिक कंपाउंड में क्या होगा, ये एलिफेटिक कंपाउंड तो हमने कंप्लीट कर लिया। दूसरा देखेंगे एरोमेटिक कंपाउंड, तो एरोमेटिक कंपाउंड में पहला आता है हेलोजिनेशन, ठीक है ना। तो हमारे पास ईथर तो है, एरोमेटिक ईथर ऐसे तो होता है एरोमेटिक ईथर, यहाँ पर OCH3 जिसको हम क्या बोलते हैं, एनिसोल बोलते हैं। साधारण नाम किसका क्या है, एनिसोल। और आईपीसी नेम क्या आ जाता है इसका नाम, इसका नाम आता है मेथॉक्सीबेंजीन। जब हम इस पर रिएक्शन करवाते हैं ब्रोमीन की, मान लीजिए हमने Br2 की रिएक्शन करवाई, तो ये हेलोजिनेशन है ना, तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है बेटा। क्या होता है, ऑर्थो पैरा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ने वाला होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, जो बेंजीन होगा, ये बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग पर OCH3 तो पहले से लगा हुआ है, ये एनिसोल तो है, लेकिन ये ऑर्थो पैरा पोजीशन पर, यहाँ ब्रोमीन जुड़ जाएगा, यहाँ ब्रोमीन जुड़ जाएगा, इसमें ब्रोमीन जुड़ जाएगा, है ना। तो ये तीनों जगह जाएगा, इसका नाम है ट्राइब्रोम 246 ट्राइब्रोमो एनिसोल, और प्लस इसमें क्या होगा 2HBr निकल जाएगा। ये है हेलोजिनेशन। दूसरा, यदि हम क्या करते हैं, इसी के हेलोजिनेशन दो प्रकार से हो सकते हैं। ये तो था Fe की प्रेजेंस में, यदि Fe की प्रेजेंस में करवाएंगे तो ऐसा होगा। यदि आपने क्या कर दिया, CH2 की प्रेजेंस में करवाया, एनिसोल मान लीजिए ये लिया, ये हमारे पास एनिसोल है, बेंजीन के ऊपर OCH3 है, और इस पर हमने Br2 की रिएक्शन करवाई, और इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 कार्बन डाइसल्फाइड, है ना, तो ये क्या हो जाता है, ये दूसरे टाइप के कंपाउंड बना देता है। कैसे, OCH3 बन जाएगा और एक ब्रोमीन यहां जुड़ जाएगा, फिर क्या होगा, ऐसे कंपाउंड बन जाएंगे। दो प्रकार के हेलोजिनेशन हो रहे हैं यहाँ पे, CH3 है ना, और एक ब्रोमीन कहाँ जुड़ जाएगा, यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर जुड़ जाएगा, ठीक है ना। इसी टाइप से इसमें क्या होगा, दूसरा नाइट्रेशन होता है, नाइट्रीकरण कहते हैं बेटा इसको, क्या कहते हैं, नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन, ठीक है ना। दूसरा क्या होगा इसमें, नाइट्रेशन। मैंने चार बताई थी ना आपको पास, चार सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। तो नाइट्रेशन में क्या होगा, हमने एनिसोल लिया OCH3, और इस पर हमने नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन करवाई, रिएक्शन विद नाइट्रिक एसिड HNO3, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। सब में यही कंडीशन होती है, जहां पर भी देखोगे तो लगभग वही। एनिसोल सिर्फ आपको ये ध्यान रखना होगा कि एनिसोल ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ठीक है ना। ये जैसे देखो, हमें पता है ये ऑर्थो, यहाँ पर जुड़ेगा NO2, एक यहाँ जुड़ेगा, और एक एनिसोल किस प्रकार से बन जाएगा, OCH3, और एक पर यहाँ जुड़ जाएगा पैरा पोजीशन पर, ठीक है ना। एक ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा, एक पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा, तो इस प्रकार से हो सकता है। उसके बाद तीसरी रिएक्शन होती है सल्फोनेशन, सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण हम इसको कह सकते हैं, सल्फोनीकरण, इसको सल्फोनीकरण कहा जाता है। सल्फोनीकरण में क्या होगा, देखो सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन होगी, हमने लिया बेंजीन और इसके ऊपर क्या आया, OCH3, OCH3, और इस पर क्या होगा, ये एनिसोल है बेटा, है ना, क्या नाम इसका, एनिसोल, और इस पर हम सल्फ्यूरिक अम्ल की रिएक्शन करवाएंगे H2SO4 की, तो ये किस प्रकार से, ये भी दो कंपाउंड बना देगा। और जुड़ने का तरीका देखो, सब में एक जैसे होने वाला है। यहाँ पर क्या होगा, SO3H, यहाँ प्लस क्या होगा, इसमें H2O निकाल देना है, ठीक है ना। एक ऑर्थो पोजीशन पर और एक पैरा पोजीशन पर OCH3, और एक पैरा पोजीशन पर SO3H, ठीक है ना। और इनका नाम क्या होगा, यदि हम नाम देखेंगे तो नाम क्या होना चाहिए इसका, 2-मेथॉक्सी 1 बेंजीन, है ना, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ठीक है, या ऑर्थो एनिसोल सल्फोनिक एसिड, ऑर्थो सल्फोनिक, है ना, और प्लस इसमें H2O निकल जाएगा। ऑर्थो वाला होगा, पैरा वाला होगा, दो ही चीजें, एक ऑर्थो पोजीशन पर है, एक पैरा पोजीशन पर, तो ये सल्फोनेशन। तीसरी रिएक्शन क्या बताई थी मैंने, जो बहुत इंपॉर्टेंट, चौथी भाई सॉरी, क्या थी चौथी रिएक्शन, क्या थी बेटा, चार बताई थी ना मैंने आपको, हेलोजन जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्रीडलक्राफ्ट, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। और चौथी है बेटा, देखो एक हेलोजिनेशन होगा, नाइट्रेशन होगा, सल्फोनेशन होगा, और एक फ्रीडल क्राफ्ट होगा। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया ये देता है, क्या देगा, फ्रीडल क्राफ्ट, ये है फ्रीडल क्राफ्ट, ठीक है ना।
और फ्रीडल क्राफ्ट दो प्रकार की होती है, एक होती है एल्काइलेशन और दूसरी कौन सी होती है, एसाइलेशन। दो प्रकार के होते हैं, एक एल्काइलेशन होती है, एक एसाइलेशन होती है ना। तो देखो यदि हम एल्काइलेशन देखेंगे तो एल्काइलेशन मीन्स रिएक्शन विद एल्किल हैलाइड, है ना। एल्काइलेशन मीन्स क्या होगा, एल्किल हैलाइड के साथ। तो जैसे हमने एनिसोल लिया ना, ये देखो एनिसोल लिया, तो पहले हम देख रहे हैं एल्काइलेशन। एल्काइलेशन, तो एल्काइलेशन में क्या हुआ, हमने OCH3 है, एनिसोल था, इसमें हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करवाएंगे, CH3 Cl की रिएक्शन करवाएंगे, और यहां पर लेंगे किसकी, एनहाइड्रस। और इसमें कैटलिस्ट क्या होता है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कैटलिस्ट 2-3 बार पूछा गया। AlCl3, फ्रीडल क्राफ्ट में कौन सा कैटलिस्ट यूज होता है, तो निर्जल AlCl3 होता है ना, याद रखना। और देखो एल्किलीकरण है, एल्किल हैलाइड के साथ है, तो एल्किलीकरण मतलब क्या हुआ, यहाँ पर कुछ नहीं करना आपने, आपको याद हो जाना चाहिए। देखो ये एनिसोल, ये तो हमें पता है, जैसे यहाँ CH3 है तो ये ऑर्थोपैरा डायरेक्ट नहीं, यानी कि CH3 जुड़ेगा तो यहाँ जुड़ेगा, ठीक है ना, प्लस HCl निकलेगा, और दूसरा कहाँ जुड़ेगा, ये। अब सिंपल चीजें, यदि OCH3 कहीं पर भी है तो जुड़ने वाला ग्रुप एक ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा, एक पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा, ठीक है ना, प्लस क्या निकल जाएगा, इसमें HCl निकल जाएगा। ये सिंपल चीजें हैं बेटा, याद रखने की। देखो एसाइलेशन में भी सेम होना है एकदम, ये एल्काइलेशन है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, एस्टिलीकरण बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं इसको, एस्टिलीकरण। एसाइलेशन को हम क्या बोलते हैं, एस्टिलीकरण, इसको एस्टिलीकरण बोलते हैं। तो एस्टिलीकरण में क्या होगा, ये यहां पर हम बेंजीन रिंग लेंगे, एनिसोल लेंगे, एनिसोल का मतलब क्या होगा, OCH3। याद ये रखना कि एस्टिलीकरण में क्या होगा, एस्टिल क्लोराइड की रिएक्शन करवाएंगे, ये इसकी अभिक्रिया करवाएंगे। एल्किलीकरण में इसकी अभिक्रिया करवानी, बस दो ही चीजें हैं इसमें, ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। और यहां पर हम क्या लेंगे, निर्जल AlCl3, अभी मैं हिंदी में लिख देता हूं इसको, निर्जल AlCl3, ये कैटलिस्ट हो गया। और जब हम इसकी रिएक्शन करवा रहे होंगे, देखो HCl यहाँ पर जुड़ेगा, और ये बाकी HCl निकल जाएगा, और ये ग्रुप जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा, देखो बेंजीन रिंग है, इस पर OCH3 यहाँ है, और यहाँ होगा COCH3 ऑर्थो पोजीशन पर, और एक कहाँ जुड़ता है, पैरा पोजीशन पर। ये याद रखना है इसमें, यदि OCH3 ऊपर है तो एक ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा, एक पैरा पोजीशन पर जुड़ेगा, और जुड़ेंगे क्या, COCH3 और प्लस HCl निकल जाएगा। ये रिएक्शन होती है बेटा। तो इसको हम बोल सकते हैं, इस प्रकार से कंपाउंड बन जाएगा, ये होगा मेथॉक्सी पैरा मेथॉक्सी एसिटोफिनोन। इसका नाम क्या है, पैरा मेथॉक्सी एसिटोफिनोन। इसका नाम होगा ऑर्थोमेथॉक्सी एसिटोफिनोन। तो इस प्रकार से एसाइलेशन। और ईथर का यूज जो है क्या कर सकते हैं हम, ज्यादातर हमारी लेबोरेटरीज में यूज होता है, ठीक है ना, और सिंपल यूज कर सकते हैं, यानी कि सॉल्वेंट के रूप में भी हम इसका यूज करते हैं, सॉल्वेंट विलायक के रूप में हम इसका उपयोग करते हैं। तो इस टाइप से ये चैप्टर